ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। तो इसमें ना बेसिकली हम लोग कहाँ तक आ गए थे, मौर्यन वाले। लगभग लगभग हमने अशोका के बारे में अच्छा खासा पढ़ लिया था, है ना। अशोका ने किस तरीके से अपनी रिलीजियस पॉलिसी को अपनाया, किस तरीके से धम्म को प्रमोट किया। तो लास्ट कुछ अब हमको जो पढ़नी है दैट इज ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये लास्ट की कुछ चीज़ें रह गई हैं। ये करते ही ना हमारा ये जो मौर्यन काल है ये कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। अब इसके बारे में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ कि जो अशोकन एम्पायर था, ठीक है, अशोका के टाइम पे मेन कौन था जिसने हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रेम किया था। कौन सा वो व्यक्ति रहा होगा जिसके नाम पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा पूरे के पूरे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्म करने में। यस, कौन रहा होगा ये? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है आपका? अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की ये जो किताब है अर्थशास्त्र, इसमें बेसिकली किन चीज़ों के बारे में बात करी गई है? इसमें बेसिकली बात करी गई है कि किस तरीके से एक जो किंग होता है, ठीक है, या एक जो आपका एम्पायर होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन आपका चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर किस किस चीज़ को आपका खोल के बताया था, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो जैसे कि एक एम्पायर होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक बड़ा एम्पायर है। इस एम्पायर की कुछ सब एंटिटीज होती हैं, यानी कि सब यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एम्पायर है कहाँ से बनता है? सबसे पहले ग्राम से बनता है। ठीक है, ग्राम के ऊपर वहां पर क्या आता होगा? अगर मैं आज के मॉडर्न डे के हिसाब से इसको देखूं, ग्राम के ऊपर यहाँ पर ब्लॉक आता है, ब्लॉक के ऊपर यहाँ पर क्या आता है आपका? डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपका यहाँ पे प्रोविंस आता होगा, प्रोविंस के ऊपर आपका एम्पायर आता है। क्लियर? तो अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि भैया हर एक एंटिटी का हेड कौन होता था। जैसे एम्पायर का हेड कौन होगा आपका? किंग होगा, मतलब उस टाइम पे देखे तो आज के टाइम पे तो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रोविंस का हेड कौन होता है आपका? हाँ भाई बताओ, प्रोविंस का हेड कौन होता होगा? या कुमारमत होता था, जिसको हम यहाँ तो गवर्नर भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, जो उस समय के गवर्नर होते थे। यूजुअली ये वाला जो टॉपिक होता था या ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ये डायरेक्टली किसके हाथ में होता था? ये होता था आपके प्रिंस के हाथ में, जितने भी आपके राजकुमार हुआ करते थे। उसके बाद आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में कौन होता था? हाँ, विषपति या विषयपति। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पर जो डिस्ट्रिक्ट है उसे विश भी नाम लिया गया है, मानी कि पूरी उस एंटिटी को विश बोला गया है। ग्राम का ग्रामपति होता था। कहीं कहीं पर आपको ब्लॉक का रेफरेंस देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको ब्लॉक का रेफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? सबसे पहली चीज तो आपको यही समझनी है। उसके बाद आप जब यहाँ पर पढ़ोगे कि और कौन कौन सी यहाँ पर चीजें है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एक तो अर्थशास्त्र के हिसाब से चल रहा था। दूसरा यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, एक और किताब थी जो कि होता था धर्मशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य और धर्म शास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र बेसिकली क्या होता था? ये रूल्स एंड रेगुलेशन होती थी जो कि एक एम्पायर में फॉलो करनी चाहिए, चाहे उसमें आप लोकल कस्टम्स की बात कर लो, चाहे आप उसमें रिलीजियस पॉलिसीज की बात कर लो। तो ये जितनी भी पॉलिसीज हुआ करती थी इन दो किताबों के हिसाब से चलती थी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जब भी रिलीजियस बैकग्राउंड की बात आएगी या रिलीजियस एंटिटी की बात आएगी तो वहां पर कौन फॉलो होगा? धर्मशास्त्र यूजुअली प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ, जिसमें राजा का प्रजा के साथ कैसा रिलेशन होगा, ठीक है, राजा किन किन एंटिटीज को फॉर्म करेगा, या अगर एक स्टेट होगा वहां का, एक एम्पायर होगा, उस एम्पायर में ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज लाई जाएंगी, या तो कौन कौन से ऑफिस सेटअप किए जाएंगे, किस तरीके से फॉरेन रिलेशन रहेंगे, किस तरीके से रेवेन्यू सिस्टम आपका रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहाँ से इंस्पायर्ड होती थी? ये सारी की सारी चीजें आपकी अर्थशास्त्र से इंस्पायर्ड होती थी। इसी में जब हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे, अर्थशास्त्र के अंदर ही आप देखोगे कि जो कौटिल्य था उन्होंने एक थ्योरी का नाम दिया है। उस थ्योरी का नाम है दैट इज योर साप्तांग थ्योरी। और ध्यान रखना, अगर आपने PSIR लिया है या अगर आप में से कोई सोच रहा है PSIR लेने की, तो यूपीएससी ने एग्जैक्टली आपसे साप्तांग थ्योरी पूरा एलैबोरेटेड पूछी है, वो भी ऑप्शनल के पेपर में। ये हिस्ट्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ इट इज़ ऑल्सो वेरी मच रेलिवेंट टू योर पॉलिटिकल साइंस या नॉर्मल डे पॉलिटी में भी आप अपना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कभी आपसे पूछ लिया जाए, मान के चलो GS पेपर 2 में, कि जो करंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आप रिवोल्यूशनाइज कर सकते हो या क्या क्या चीज़ें और अच्छा करने की ज़रूरत है, या तो मैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के
कभी अगर यूपीएससी पूछे कि आप देख रहे होंगे साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर आप कूप देख रहे होंगे आजकल, चाहे म्यांमार की बात करो चाहे बांग्लादेश की बात करो, है ना। कूप का एक सिस्टम है। पाकिस्तान तो आपको पता ही है कितनी बार वहां पर कूप हो चुका है। इकलौता इंडिया ऐसा है जो कि सरवाइव करा है। इंडिया ने ऐसा खास क्या किया है, क्योंकि बाकी सब ने भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो लाया, यूजुअली बाकी सबका कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बाद आया। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ 1950 में, पाकिस्तान का 1956 मतलब आई थिंक 56 तक में तैयार हो गया था शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये ज़्यादा लगा था, हाँ यार 10-15 साल लग गए थे ना, 56 में ज़्यादा लगा था मुझे, क्योंकि एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो मैं बस आइडिया लगा रहा हूँ। 56 में तो जेएनके का तैयार हुआ था, 6 साल मतलब 6 साल बाद, तो लगभग 10-15 साल बाद तो उनका पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसी के कुछ साल बाद वहां पर कूप हो गया था। कौन थे पहले जिन्होंने कूप किया था? नहीं नहीं, पाकिस्तान में कौन थे पहले वो जनरल जिन्होंने कूप किया था? ऑप्शन, अरे यार देखो, खुद को जानो ना जानो, पड़ोसी को जानना जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी अगर खुश रहेगा तो आप चैन से सो पाओगे। सुना है कहावत, अगर आप किसी ऐसे नेबरहुड में हो जहाँ के लोग आपके सोशल स्टेटस से कम है, तो डेफिनेटली आप कभी चैन से जी नहीं पाओगे। आपका इम्प्रूव होना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि आपका पड़ोसी भी सेम लेवल से इम्प्रूव हो, नहीं तो हमेशा आप ही को प्रॉब्लम देगा। है आगा खान कि जियाउल हक? बताओ, चलो सर्च मार लेना, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि भैया कौन था, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको। जियाउल हक था कि जनरल आगा खान थे? तीसरे कौन थे जिन्होंने किया था? अभी सबसे रिसेंट किसका रहा है कूप, मतलब जिन्होंने लास्ट किया, जो लास्ट जनरल रहे हैं? गुड, परवेज मुशर्रफ। उसके बाद किया किसी ने कूप अभी हाल फिलहाल में? बीच में जब इमरान खान को हटाया था तब कूप हुआ था? सॉरी, क्या उसे कूप की कैटेगरी में मान सकते हैं? मिलिट्री कूप नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो तो जस्ट एक टेम्पररी पीरियड के लिए मिलिट्री ने पावर ट्रांजिशन करने के लिए अपने हाथ में ली थी, ठीक है, उसे कूप नहीं मान सकते। तो यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स है जिन्होंने हमें बचाया, तो आप वहां पर सप्तांग थ्योरी का भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से देखो। यूपीएससी में सिंपल सी चीज बोली जाती है कि नॉलेज आपको बहुत सारा होगा, इट इज अप टू यू कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हो। बहुत से बच्चे होंगे जिनको एग्जैक्ट सेम चीजें पता होंगी, पर दो अलग अलग लोग दो अलग अलग हथियारों को अलग तरीके से यूज करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर साप्तांग थ्योरी का यूज कर सकते हैं, जबकि कुछ के दिमाग में ही नहीं आएगा कि कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आप इसको एज ए इंस्पिरेशन सोर्स भी बोल सकते हो कि जैसे कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से इस तरीके से चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी वो एसेंस है। जैसे साप्तांग थ्योरी में क्या क्या दिया गया है, तो वो देख लो आप यहाँ पर। सबसे पहला होता है इसमें स्वामिन, ठीक है, सबसे ऊपर होता है स्वामिन, फिर होता है दुर्ग, फिर आता है जनपद, फिर आता है डांडा या दंड, फिर आता है सेना, और उसके बाद आता है अमात्य, कोश, एंड लास्ट आता है मित्र। अब अगर एक एक को देखोगे तो स्वामिन किसकी बात कर रहा होगा? ये किंग की बात कर रहा होगा। दुर्ग किसकी बात कर रहा है? फोर्ट, जनपद, टेरिटरी की बात कर रहा है। दंड पनिशमेंट सिस्टम की बात कर रहा है। सेना आर्मी की बात कर रहा है। अमात्य मिनिस्टर्स जो हुआ करते थे उनको अमात्य बोला जाता था उस समय पे। फिर आता है कोश, मतलब ट्रेजर की बात कर रहा है। और मित्र आपके जो फ्रेंडली रिलेशन होंगे विद दी डिफरेंट या नेबरिंग एम्पायर्स, उन सब की बात कर रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ जो आपका अर्थशास्त्र था, इसी के अंदर आपको किसके बारे में देखने को मिलेगा? एस्पियोनाज के बारे में देखने को मिलेगा। एस्पियोनाज का मतलब पता है आप लोगों को? किसी को आइडिया व्हाट डज एस्पियोनाज मीन? इट इज कॉल्ड सिमिलर टू स्पाइंग, कि आप किसी पे स्पाई कर रहे हो। कौटिल्य ने बहुत क्लियरली लिखा था कि ना ही सिर्फ बाहर की टेरिटरी में स्पाइंग होनी चाहिए, बल्कि वो अपने खुद के जो लीडर्स होते थे उनको भी स्पाई करते थे, जो उनके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, जो उनका सेनापति होता था, कौटिल्य पैरेलली उन पे भी स्पाइंग करते थे, ताकि अगर कभी भी कोई भी राजा के खिलाफ जाने की भी सोचे तो उसको भी जल्दी से रोका जा सके। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, बाहर से तो आप तब लड़ोगे ना जब आप इंटरनली स्ट्रांग रहोगे। अगर कोई आपको अंदर से ही खोखला कर देगा तो आप बाहर से लड़ोगे कैसे?
और कौटिल्य वॉज अ वेरी ब्रिलियंट एंड स्मार्ट मैन, उसने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, इसलिए आपने कभी कभी एक चीज सुनी भी होगी है कि बहुत फेमस कोट है, दैट इज कि टू नो योर फ्यूचर या टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर यू मस्ट नो योर हिस्ट्री। वाई? बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कार्ल मार्क्स बोल के गए थे कि हिस्ट्री हमेशा खुद को दोहराएगी। और यूपीएससी यूजुअली जब भी फिलोसफिकल ऐसे पूछता है वो आपको ऐसी ही चीजें कोट करके देता है। अब अगर आपको ऐसे लिखना होगा, मान के चलते हैं, आप क्या लिखोगे इस चीज पे? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ क्या था, फर्स्ट एज अ इंसिडेंट, सेकंड एज अ फार्स, ऐसे करके आई थी कोट। तो क्या लिखोगे आप इस पे, बताओ, सोचो। क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही एकदम से कोई रेंडमली कोट आपके सामने ड्रॉप होंगी चार, उनमें से कोई एक आपको पकड़नी पड़ेगी। या अगर दूसरी मैं बताऊं, मैथमेटिक इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। और ऐसे में जिसने अच्छे नंबर खींचे उसका सिलेक्शन अच्छा खासा आप डिसाइड करके बैठ सकते हो, क्योंकि जीएस 1 2 3 4 में सब नंबर खींचते हैं, ऑप्शनल में सब नंबर खींचते हैं। जो मेजर चेंज लाता है, एक बहुत बड़ा लीप लाता है, दैट इज योर एसे एथिक्स, ध्यान रखना। और ऑप्शनल, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है और आपको आईएएस ही बनना है तो आपको ये तीन चीज तो एक्सेल करनी ही करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई बात नहीं, पीसीएस में भी ये तीन चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर ऑप्शनल हटा के उत्तराखंड के जो 6 और 7 पेपर है उसको पकड़ लो। मेरे 2 3 दोस्त थे, वो इस बार का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला था कि भाई वहां पर हम ऑप्शनल पकड़ते थे। मैं थोड़ा सा मतलब हमारे में ये हो गया था ना कि 2022 के बाद वो इधर आ गए, उत्तराखंड में आ गए, मैं यूपीएससी में ही लटका रह गया। तो उन्होंने इधर पे उत्तराखंड पकड़ ली, मैं उधर पे अभी तक अपने ऑप्शनल में अटका हुआ हूँ। तो ये तीन चीजें तो आपको एक्सेल करनी पड़ेगी, एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल, अगर आपको आईएएस बनना है। क्योंकि जीएस के भरोसे अगर आप चाह रहे हो कि आप आईएएस बन जाओगे, बहुत मुश्किल है बेटा। इसलिए क्योंकि सब बराबर लिखते हैं, वहां पर आपके पास स्कोप नहीं है कुछ नया दिखाने का, यहाँ आपके पास स्कोप है नया दिखाने का। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि रैंडम चीजें पढ़ते रहो, जितना ज़्यादा नॉलेज आप लेते रहोगे। न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ो, उसके अलावा भी अगर आप पढ़ पाओ, टाइम है, और अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो कुछ अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ो। ये जो बुक रीडिंग की हैबिट होती है ना, बहुत अच्छी होती है। नॉवेल्स पढ़ोगे तो आपको लिखने की कला आएगी कि कैसे लिखा जाता है, किसी चीज़ को कहाँ से, फिलोसफिकल एसेस को कैसे कनेक्ट करोगे। क्योंकि ये तो मुझे लगता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कि यूपीएससी रिवर्ट बैक करेगा कभी भी स्टैटिक टॉपिक पे। ठीक है, 2019 से पहले जो हो गया है ना, लेट्स बायगॉन्स भी बायगॉन्स। हम लोग भी सोचा करते थे कि चलो 1 साल हुआ, 2020 में पहली बार हुआ, ठीक है, 2021 में दूसरी बार हुआ, 2022, 23, 24, 25, अब तो कंटिन्यूस ये हो रहा है कि ऐसे में फिलोसफिकली आ रहा है, स्टैटिक टॉपिक पे तो वो वापस से जा नहीं रहा है। तो आपको फिलोसफिकल को टैकल करने की जो क्षमता है उसको डेवलप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनको भी साथ साथ करते रहना, क्योंकि आप ही के काम आएगा। चलो अगला आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहला तो हमने बताया साप्तांग थ्योरी, दूसरा मैंने आपको बता दिया एस्ट्रोनॉट सिस्टम। उसके बाद ये किस चीज पे फोकस करते थे? ब्यूरोक्रेसी पे। ये ब्यूरोक्रेसी पे बहुत फोकस करते थे। जो पूरा का पूरा अर्थशास्त्र है वो ब्यूरोक्रेट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल बताता है कि किसी भी किंग को किंग बनाए रखने में किसका सबसे मेन रोल होता है? वो ब्यूरोक्रेट्स का रोल होता है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो फर्स्ट लिंक होते हैं विद दी गवर्नमेंट एंड पीपल। सिविल सर्विसेज में या सिविल सर्वेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं? व्हाट इज द रेलेवेंस? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, बताओ। आप लोग तैयारी कर रहे हो, है ना, किसी कारण से ही तो कर रहे होंगे। जॉब, सिर्फ जॉब समझ के जा रहे हो तो आई थिंक आई कैन से देयर आर मच बेटर जॉब इन इंडिया देन सिविल पावर, देयर आर मच। तो पॉलिटिक्स में जाओ यार, सिंपल सी बात है। इतनी मेहनत करके तुम बनो और ऊपर से एक अनपढ़ आदमी तुम्हें कॉल करके बोले कि ये करना है ये नहीं करना है, कौन सी पावर है हम पे? नहीं, किसने बोला हमारी मर्जी है? देखो, पावर भी 2 3 तरह की होती है। एक पावर होती है जो पद से मिली है, वो आपसे आपका पद छीन लेंगे तो किस बात की पावर, बताओ। उनके पास तो सीधा होता है ना कि डीएम साहब थोड़ा जाओ आराम से घर घूम के आओ।
हाँ जॉब पे सस्पेंड नहीं कर सकते वो अलग बात है, बट पावर भी कहाँ रही? रिस्पेक्ट, यार रिस्पेक्ट तो आई थिंक बहुत तरीके से मिल सकती है। सोशल वर्कर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। एडवाइजर मतलब कंसल्ट करते हैं, ठीक है, तो एडवाइजर रोल है सिविल सर्विसेज का, ठीक है, चलो ठीक है मान लिया। बट ये प्राइमरी वर्क है कि ये बहुत मतलब लेट का वर्क है? एडवाइजरी रोल तो हमारा रहेगा, है ना? और हाँ जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या रेलेवेंस है आज के समय सिविल सर्वेंट्स की इंडिया, मतलब इंडिया में? ठीक है, तो इसमें ब्यूरोक्रेट्स कहाँ से आ गए? अगर मंत्री को करना होगा वो खुद कर लेगा। हाँ, नहीं करता तो ब्यूरोक्रेट्स कहाँ से कर लेगा फिर? देखो पावर है, बट अगेन पावर का सोर्स कौन है? जैसे एक होता है एमपी लेट्स। एमपी लेट्स सुना है आपने? नहीं सुना? 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, अगर पिछले 10 साल के क्वेश्चन करे होते तो एमपी लेट्स पता होता। एमपी लेट्स एक स्कीम होती है जिसमें हर एक एमपी के पास 5 करोड़ रुपए का फंड आता है हर साल। सुना है? वो फंड यूज कौन करता है? भाई एमपी खुद तो लगाता नहीं है, उसके बदले में डीएम ही बैठा होता है उन 5 करोड़ रुपए को लगाने के लिए। पर लगाएगा किसके कहने पे? एमपी के कहने पे। तो पावर तो एमपी लाइट्स में भी है आपके पास, पैसा आपकी जेब में, पर आप खर्च नहीं कर सकते हैं। हाँ चलो ठीक है, मतलब हाँ सिविल सर्वेंट वालों के पास यही जवाब होता है जब भी उन्हें किसी मंत्री को चुप कराना होता है कि आप सर से 5 साल के लिए हो, मैं यहाँ पे 60 साल तक बैठा हूँ। और बट ये वो हो जाएगी ना लड़ाई करने वाली बात। मैं रेलेवेंस पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या रोल प्ले कर रहा है? मैनेज, क्या मैनेज कर रहा है? ठीक है, कोई एग्जाम्पल? क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो इट इज जस्ट लाइक कि आप हवा में बातें कर रहे हो। गपोड़ी बनना है, पर ऐसा भी गपोड़ी नहीं बनना है कि जिसको बस हवा हवा की बातें फेंक के मारे। कुछ रेलेवेंस होना चाहिए उनमें। अच्छा चलो बताओ, इंडिया में कोई इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव बताओ जो सिविल सर्वेंट द्वारा लिया गया हो और वो सक्सेसफुल रहा। एक ने, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कौन थे वो? ऑप्शन दो। अमृता राव, टीएन शेषन, विश्वेश्वरा राव, या फिर चलो इन तीन में से बता दो। अमृता राव, टीएन शेषन, विश्वेश्वरा राव। थर्ड नहीं, सेकंड कौन है ये टीएन शेषन? पता है इनका एक फेमस कोट होता था, एक बार इनसे एक जर्नलिस्ट मिलने गई। ही वॉज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, है ना, कम्स फ्रॉम अ ब्रूटल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट, आप पूरी हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे, ठीक है। टीएन सेशन, कभी नाम सुनना, उस समय के पॉलिटिशियन घबराते थे इस नाम से। टीएन सेशन, टीएन। पता है इनका एक फेमस कोट है, आई ईट पॉलिटिशियन इन ब्रेकफास्ट। सोचो एक सिविल सर्वेंट पॉलिटिशियन को बोला आई ईट पॉलिटिशियन इन ब्रेकफास्ट, बड़े खड़ूस सा चेहरा दिखेगा। एक ये हो गए। यस, इंडिया में इलेक्शन कमीशन को पावर देने वाले या इलेक्शन को रिफॉर्म करने वाले यही व्यक्ति थे। ऐसे ही आपको 2-3 नाम और याद रखने पड़ेंगे जिन्होंने इंडिया में मेजर चेंज किया है, जैसे किरण बेदी, क्या किया था इन्होंने? वो ठीक है, और फर्स्ट वीमेन आईपीएस थी, वेरी गुड। और सॉरी, हाँ गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, ये तो उनका अभी का रिसेंट है। इन्होंने रिफॉर्म क्या किया? इन्होंने प्रिजन रिफॉर्म किया था। तिहाड़ जेल में एक रिफॉर्म किया था इन्होंने, जिसमें कि बोला जाता है कि जो तिहाड़ जेल के लोग थे उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, ताकि आफ्टर देयर रिलीज दे हैव एटलीस्ट सम काइंड ऑफ स्किल, ताकि वो दोबारा से क्राइम वर्ड में ना जाए। एक होता है ना कि हम पनिशमेंट दे रहे हैं कि उनको रिफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्होंने एक्चुअल में प्रिजन्स को रिफॉर्म सेंटर बनाया, ध्यान रखना। और कोई सिविल सर्वेंट जो आपको नाम याद आ रहा हो?
अच्छा, आप लोगों का कोई फेवरेट पर्सन है जिसको आप आइडियलाइज करते हो कि यार इसकी तरह बनना है लाइफ में? कौन है? जोर से बोलो यार। राज शमानी। ठीक है। पॉडकास्टर। ऐसे क्या तीन चीजें बताओ जिसने उनसे इंस्पायर किया आपको। है? हाँ तो तीन बता दो ना बस। ठीक है। हाँ भाई, बगल में आप, आपको किसने इंस्पायर किया? कोई, किसी ने भी नहीं आज तक? आपको मिला ही नहीं कोई जो आपको इंस्पायर कर सके? ठीक है। तो आंखें खोल के ढूंढोगे तो कोई ना कोई तो होगा दुनिया में। चलो, उम्मीद करता हूँ जल्दी मिल जाए। किया नहीं कि सिर्फ बचने के लिए बोल रहे हो? क्योंकि मुझे पता लग जाता है जब आप बचने के लिए बोलते हो या सच में नहीं होता। कोई नहीं करा इंस्पायर? अरे, ऐसा क्यों है? हाँ जी, लड़कियों से पूछता हूँ क्योंकि लड़कों ने तो ठान लिया। आपका है कोई? वेरी गुड, तो मुझे पता ही था। लड़कियों को किसी ने इंस्पायर किया है? नहीं वो तो ठीक है, तो को आपको किसी लड़की ने इंस्पायर किया हो, किसी फीमेल ने? हाँ जी, किसी ने? मतलब मुझे आईपीएस के लिए इंस्पायर करने के पीछे भी एक लड़की का ही हाथ था। एक फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऋषिकेश में आई थी। मैं सीरियसली, मतलब मेरा यूजुअली शुरू से था आईपीएस का ही। मैं हमेशा वो वाला बनता था कि मैं आईएएस छोड़ के आईपीएस जाऊं, चाहे कितनी रैंक आ जाए। पर उनको देख के मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं भाई, अब करना है तो आईपीएस ही करना है। उसके बाद से मैं फिर लग गया था कि मुझे चाहिए तो यूनिफॉर्म जॉब चाहिए, अदरवाइज तो नहीं चाहिए। मैं करूंगा ही नहीं। मैं जब मेडिकली अनफिट हुआ था ना, मेरे को गुस्सा इसी बात पे आया था कि नहीं भाई, मुझे फिट होके आना है क्योंकि मेरे को यूनिफॉर्म जॉब ही चाहिए। और मैं एक भी दाग अपने कंधे पे लेके नहीं रखूंगा कि अगले दिन इंटरव्यू में पूछ लिया कि आप सिर्फ इसकी वजह से क्यों नहीं आप लड़े। तो अब मेरे पे है ना कि भाई मैं लड़ा, पूरा लड़ा। यूनिफॉर्म जिसमें पर्टिकुलर यूनिफॉर्म, सेट ऑफ यूनिफॉर्म हो, लाइक आर्मी हो गया, सीएपीएफ हो गया, आईपीएस पुलिस हो गया, तो मुझे हमेशा से यूनिफॉर्म जॉब पे करनी थी। मेरे को क्लैरिकल जॉब पे भी करनी ही नहीं थी। क्लैरिकल जॉब करनी होती तो उत्तराखंड भी देता मैं, ग्रुप सी वगैरह दे रहा होता। मेरा आज भी ऐसे ही है, देखो आज भी जैसे मैं बताऊं, आज भी मेरे दिमाग में यही चलता है कि यूनिफॉर्म जॉब चाहिए। तभी मैं टेरिटोरियल आर्मी का भर रहा हूँ। उसमें ये है, चाहे 3 महीने सर्व करें आर्मी में, बट 3 महीने का ही होता है। 3 महीने सर्व करो, बाकी टाइम अपना घर पे रहो और अपना काम जो आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो वो करते रहो। चलो ठीक है, खोज लेना यार अपना इंस्पिरेशन। क्योंकि अगर आपका इंस्पिरेशन नहीं है कोई, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग यार। आप या तो बिल्कुल उन वाले बच्चों में तो जो बिल्कुल भोंदू बने हुए हैं, दुनिया में उन्हें कुछ पता नहीं है। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में ऐसे लोग नहीं चल पाए थे। आपके पास बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। चुप बैठ के सिविल सर्विसेज नहीं निकलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड मेंबर खा जाएंगे तो। जैसे मैं जैसे उधर से बोलना शुरू करा ना, किसी ने इंस्पायर नहीं किया, तो मुझे हंसी आ गई थी अंदर से। सेम बोर्ड मेंबर ऐसे ही हंसते हैं, वो दिखाते नहीं है, मैं दिखा देता हूँ बस। अब वो हंसेंगे और फिर लपेटना जो शुरू करेंगे ढंग से। मेरे पे टाइम की कमी है, अदरवाइज मैं भी फिर ढंग से 2 घंटे लपेट। चलो, अगला यहाँ पे होता है हायरार्कीज एंड सैलरीज किस किस तरीके से मिलती थी। तो जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे उन्हें बोला जाता था तीरथ। ठीक है, जितने भी आपके ऑफिशियल्स होते थे इम्पोर्टेंट वाले, तीर्थ, क्या उसको क्या बोलेंगे, तीर्थास, तीर्थास इन्हें बोला जाता था। और इनको जो सैलरी मिलती थी इट वाज इन कैश फॉर्म। ठीक है, दो तरीके से सैलरी यूजुअली मिलती है, या तो कैश में या तो काइंड में। तो इनको जो सैलरी मिला करती थी वो कैसे मिला करती थी? कैश में मिला करती थी। इसके बाद बहुत से अलग अलग ऑफिस हैं, जैसे मंत्री। ठीक है, मंत्री मिनिस्टर जो हो जाते थे आपके। पुरोहित, पता है सबको पुरोहित कौन होता है? जो हाईएस्ट प्रीस्ट हुआ करता था उस समय का, लिख लेना खुद से। ठीक है, मंत्री हो गया, जिन्हें अमात्य भी बोला जाता है कभी कभी। पुरोहित, हाई प्रीस्ट बोला जाएगा। सेनापति, कमांडर इन चीफ जो होते थे। ठीक है, युवराज यानी कि क्राउन प्रिंस, इन सबको भी सैलरी मिला करती थी साथ साथ।
तो जो जो मैंने नाम बताए वो सब लिख लेना, ठीक है। मंत्री, सेनापति, पुरोहित, लास्ट क्या बोला था मैंने, कुमार, ठीक है। तो ये 4 तरह के ऑफिस है जिनको अलग से सैलरी भी मिला करती थी। कुमार मतलब जो युवराज हुआ करते थे, युवराज, क्राउन प्रिंस जो हुआ करते थे आपके, ठीक है। फिर इसमें लिखो मेजर सोर्सेज, यहाँ पर जो रेवेन्यू होता था वो कौन कौन हुआ करते थे। सबसे पहला तो जो भी टैक्सेस लगेंगे, ठीक है, ये पे किए जाएंगे किसको, टैक्सेस वर पेड टू किंग। और कितना टैक्स देना पड़ता था हमको, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसी में आप अगर देखोगे कि लैंड टैक्स की अगर बात आएगी, लैंड टैक्स, इसके लिए अलग से एक टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बली। जो बली टर्म हुआ करता था वो किसके लिए यूज होता था, लैंड टैक्स के लिए यूज हुआ करता था। अब पूरा का पूरा जो एम्पायर होता था वो बेसिकली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज योर लैंड रेवेन्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से आता था, लैंड से आता था। ट्रेडिंग जो करते थे उनसे भी आता था, बट सबसे ज्यादा लैंड वाला पार्ट था जो रेवेन्यू को आपको जनरेट करके देता था, क्योंकि उसमें लगभग लगा लो बली भी मिलती थी, 1/6 का प्रोड्यूस भी मिलता था, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 पोर्ट्स के बारे में जिक्र मिलेगा आपको, और इन पोर्ट्स के बारे में पूछा हुआ है, ताम्र लिप्ति, ठीक है। सबसे पहला तो होता है आपका ताम्र लिप्ति एंड बरोच। आप अगर एग्जाम या PYQ जाके खोल के देखोगे तो ताम्रलिप्ति और बरोच दोनों के बारे में यूपीएससी बहुत समय से पूछता आ रहा है, 1990s के समय से, कि ताम्रलिप्ति, बरोच सॉरी, या ऐसे ही 2-3 नाम आपको डाल के दे देगा और वो पूछेगा कि ये सब किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, और नीचे ऑप्शन दे देगा आर दे पोर्ट्स, ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, क्या ये रिलीजियस साइट्स हुआ करती थी, क्या ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हुआ करती थी। इस तरह के सवाल आपको देखने पड़ेंगे। अगर उनमें से आप 1-2 को भी पकड़ गए, जैसे ताम्रलिप्ति इंपॉर्टेंट याद रखना, ताम्रलिप्ति बहुत जगह आपको मेंशन मिलेगा, मौर्यन में तो मिलेगा, पोस्ट मौर्यन के टाइम पे भी ताम्रलिप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी ताम्रलिप्ति सुनो तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ताम्रलिप्ति इज अ पोर्ट, ट्रेडिंग पोर्ट, ठीक है। ट्रेडिंग पोर्ट मतलब जहां पर आपका शिप आएगा, सामान उतरेगा, फिर ट्रेड होगा। ऐसे ही अगर आपको बाहर एक्सपोर्ट करना होता है तो सामान लाओगे, शिप पे चढ़ाओगे और भेज दोगे। तो ये होते थे आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, ये 2 आपको याद रखने हैं।